नोट करें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ equivalent focal length and power of two thin lenses equivalent focal length LENGTH equivalent focal length and power of two thin lenses in contact। अगर दो लेंसेज हैं, थिन लेंसेज हैं, अगर दो थिन लेंसेज को बिल्कुल कांटेक्ट में, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल चिपका कर रख दिया जाए, तो उसका इक्विवेलेंट पावर हम जानते हैं क्या होता है कि सारी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, लेकिन उस चीज़ को प्रूव करेंगे। इसी तरह से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा कि सारी के सारे जब पावर्स को ऐड करके, जब सारी की सारी पावर्स को ऐड करके हमने इक्विवेलेंट पावर निकाल लिया, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी उसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। वही जहाँ पर 1/p लिखा है वहाँ 1/f लिख दीजिए, जहाँ p1 लिखा है वहाँ 1/f1 लिख दीजिए, तो वो भी उस तरह से निकल जाएगी। तो ज़रा देखिए आप, दो आपको लेंसेज बनाने हैं, और कॉन्वेक्स लेंस बना लो, एक ये है, तो हमने दो थिन लेंसेज कांटेक्ट में ऐसे बना दिए। अब एक लेंस को बोल दीजिए L1 और एक को बोल दीजिए L2। इसको मैंने बोला L1, इसको बोला L2। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, एक को C1 और एक को C2 बोल दो। इसको बोल दीजिए C1 और इसको बोल दीजिए C2, C1 और C2, ये हो गया। अच्छा, अब एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट ना लेकर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब हमारा ये O हमने यहाँ पर ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट O हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट से गई एक रे ऑफ लाइट, ऐसे गई। अब ऐसे जाने के बाद में होगा क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट है, वैसे तो कायदे से ये स्ट्रेट जाती, कायदे से तो ये स्ट्रेट जाती, लेकिन अब ये इस लेंस में से पास हो रही है, और ये लेंस भी कौन सा है, ये लेंस भी आपका कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये है कि भाई देखिए, एक तो ग्लास का बना हुआ है, तो ये आपका रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर गई, ठीक, तो ये इसको डेविएट कर देगा, इसने इसको डेविएट कर दिया। डेविएट करके ये ऐसे गई। अब दिमाग में एकदम से ये चीज आती है कि डेविएट जब करा इसने इसको, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम था, तो जब इसने इसको डेविएट करा, तो फिर ये इतना सा जो पोर्शन बचा हुआ है, छोटा सा मामूली सा पोर्शन, तो ये डेंसर से रेयर में भी तो एंटर कर रही है, तो फिर से ये मतलब कन्वर्ज हो, सॉरी डाइवर्ज हो जानी चाहिए थी, फैल जानी चाहिए थी। भाई जब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये दूर जानी चाहिए थी, इट शुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर जानी चाहिए थी, लेकिन उसके पास उतना स्पेस ही नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ से डेविएट होने का उसको मिलेगा, स्पेस मिलेगा, तो तुरंत दूसरा लेंस का जो है वो बाउंड्री आ जाएगा। तो ये जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज क्योंकि थिन लेंस हैं और थोड़ा बहुत समझ में आए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बीच में से थिक बनाया भी है, नहीं तो बहुत पतले होते हैं। कंपेयर मतलब एज कम्पेयर टू द टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर, अगर इससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही बस मोटा होता है थिन लेंस, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो गैप है, एयर गैप, ये ना के बराबर होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे डेविएट हुई। सर हमने पहले जितने भी रे डायग्राम्स बनाए हैं, उसमें भी हमने कैसे रे ली, जैसे रे ली यहाँ से फोकस से, उसको ऐसे पास करा है तो पैरेलल निकलती थी, ठीक है। इसमें डाइवर्स कैसे होगी? फोकस नहीं लिया ना, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट रखा है मैंने,
फाइनाइट ऑब्जेक्ट ना रखकर पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा अच्छा होगा, हमने फोकस पे नहीं रखा। ना फोकस पर नहीं। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से ये ऐसे डेविएट हुई, डेविएट होने के बाद अब रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर आ रही है, तो ये इसको फर्दर और डेविएट करके आपकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बोलिए कि एक्चुअल में इमेज हमारी यहाँ बनी, लेकिन अगर ये डेविएट ना होती तो ये ऐसे सीधे जाती, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनती आई डैश। ओ आई और आई डैश ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई सभी को? ये बता दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आप नोट करेंगे यहाँ पर कि मैं ना इनका नेमिंग कर देता हूँ कि O से C1 तक, O से C1 तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे U यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। उसके बाद I से C2 तक का जो डिस्टेंस है, I से C2 तक का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में तो इमेज ही बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे V। और I डैश से C1 तक का जो डिस्टेंस है, C1 तक, इसको हम बोल देंगे V डैश, इसको बोल देंगे V डैश। V डैश हो गया। फिर देखिएगा क्या करना है। इसमें आप ये कहें कि in the absence of second lens L2, the first lens L1 in the absence of second lens L2, comma, the first lens L1 will form a real image, comma, सर मेरा एक और क्वेश्चन है। the first lens L1 will form a real image। बताओ क्या कह रहे हो? बोलो। सर मैं पूछ रहा था जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। हाँ, अब ये दोनों लेंसेज मिल गई तो इनको ऑप्टिकल सेंटर में तो कहाँ पे लूँगा? इनके कमर के नहीं ये जो है ना, ये तो आपका C1 तो आपने इसका ले लिया और C2 इसका ले लिया। हाँ। हालांकि माना कि दोनों में बहुत कम गैप है, ठीक है, तो आप अभी तो फिलहाल के लिए जो मैं अब इसको प्रूव कर रहा हूँ उसके लिए इसका ऑप्टिकल सेंटर अलग और इसका अलग अलग ही है। तो फिर यूवी ये लेंगे ये मैं कैसे? आपको बताता हूँ ना। आप ये देखिए, हम शुरुआत में क्या कह रहे हैं, शुरुआत में हमने ये माना कि भाई अगर ये सेकंड लेंस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी 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 ऐसे यहाँ पर इमेज बना देती, ठीक है, हाँ समझ। है ना। और अब ये सेकंड लेंस आ गया है तो ये सेकंड लेंस से टकराकर थोड़ा और इसने इसको कन्वर्ज कर दिया, अंदर की तरफ थोड़ा और दबा दिया इस लाइन को, तो अब इमेज ये बन गई। तो मैं पहले ये कह रहा हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड लेंस L2 अगर हटा तो देते फिर हैं, C1 से ले लीजिए। हाँ, तो आप ये देखें इट फॉर्म्स द फर्स्ट लेंस L1 will form, कोई नहीं आया, the first lens L1 will form a real image I dash, will form a real image I dash using thin lens formula, thin lens formula वही जो लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था। तो यूजिंग थिन लेंस फार्मूला हम जानते हैं 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो जो पहला वाला जो लेंस है उसके फोकस को आप मान लो f1, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो यहाँ पर v ना मानकर उसको v डैश मानेंगे, 1/v डैश माइनस 1/v, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये करने के बाद में फिर आप ये कहेंगे कि ये जो इमेज आई डैश है, ये इमेज आई डैश जो है ये सेकंड लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जब किसी लेंस पर आकर टकराती है तो वो लेंस पर आकर टकरा रही है तो वो ऑब्जेक्ट से ही तो आ रही होगी। हम ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमें पता ही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर तो होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर वर्चुअली टकरा रही है इस तरफ, तो इसलिए हमने कहा कि ये आई डैश जो है ये लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
तो वही नोट करें आप, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे द इमेज I dash acts as a virtual object for the second lens L2. The image I dash acts as a the image I dash acts as a virtual object acts as a virtual object for the lens L2 lens L2 के लिए वो virtual object का काम करेगा which finally forms its real image I, which finally forms its real image कैपिटल I ब्रैकेट में लिखिएगा as shown, as shown, और इसके बाद आप ये कहेंगे कि इसका जो फोकस है इसके फोकल लेंथ को आप f2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/f2 फिर से बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला। तो अब जो फाइनली जो इमेज बन रही है वो बन रही है I, तो वो क्या है 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब क्या था, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था v डैश, तो 1/v माइनस 1/v डैश। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब नोट करें ऐड सर। हाँ जी सर जो इक्वेशन 1 है हाँ वहाँ पर u हमने नए साइन कन्वेंशन के थ्रू माइनस u क्यों नहीं लिया? हाँ, ऐसा होता है कि ये जो थिन लेंस फॉर्मूला है, थिन लेंस फॉर्मूला में जैसा डिस्टेंस है वैसा ही डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले के अंदर ही वो चीज़ पहले से ही इंक्लूडेड है, तो थिन लेंस फॉर्मूला में जैसा है वैसे ही लगेगा। ओके। तो अब हम ये कहेंगे कि इसमें हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो माइनस 1/v डैश प्लस 1/v डैश कैंसिल आउट हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आ गया, इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो 3 इक्वेशंस हो गई। फिर फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज लिखिएगा, फॉर द कॉम्बिनेशन of thin lenses, comma, if small f is the equivalent focal length। तो देखिएगा कभी भी जब मान लीजिए हमको किसी भी तरीके का कोई चश्मा अगर बनवाना है, स्पेक्टिकल्स अगर बनवाने हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जो लेंसेज हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन एक लेंस की हेल्प से हमको डिज़ायर्ड फोकल लेंथ नहीं मिल पानी है, तो 2 लेंस या 3 लेंस वो आपस में चिपका कर उनका कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर हम ये कहते हैं कि जो नया कॉम्बिनेशन बना है उस नए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपको निकालना होगा। तो नए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर हमने स्मॉल f मान लिया तो हम क्या बोलेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक। और आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि ये भी 1/v माइनस 1/u के बराबर, ये भी 1/v माइनस 1/u के बराबर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1
प्लस 1/f2, ये हो गया। देयरफॉर इक्विवेलेंट पावर, देयरफॉर इक्विवेलेंट पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर ही तो होता है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फिर लिखें फॉर n थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का तरीका हो गया, ये इक्विवेलेंट पावर। फिर लिखें फॉर स्मॉल n थिन लेंसेज, for small and thin lenses in contact, we have equivalent focal length, we have equivalent focal length 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus dot 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 like this 1/fn। तो n के लिए प्रूव करने का नहीं आएगा, हाँ अगर n के लिए वो पूछते हैं तो इसी के आगे आप सिमिलरिटी करके बस इतना लिख देंगे, एंड इक्विवेलेंट पावर P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus dot 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 till Pn, till Pn। अच्छा, तो अब हमने ये देखा कि एक चीज़ ना, मामूली सी चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया। मामूली सी चीज़ क्या थी कि भाई यहाँ से जरा सा, भले ही 0.001 सेंटीमीटर का ही गैप हो, लेकिन थोड़ा सा गैप तो है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि उस रे को फर्दर डाइवर्ज होने का मौका नहीं मिला। जब वो डेंसर से रेयर में गई तो वो नॉर्मल से अवे भागनी चाहिए थी, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिला। जब उसको वो मौका नहीं मिला तो हम ये कहेंगे कि अगर इन लेंसेज में थोड़ा सा गैप होता, ये कांटेक्ट में है, मान लीजिए कि ये कांटेक्ट में है, लेकिन हमने क्या कहा कि एक लेंस कॉम्बिनेशन में हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डाल दिया बीच में। ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन तो करना है, लेकिन एक डिस्टेंस के साथ में, कि भाई आपको बीच में 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का गैप रखना है, और ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक। तो उस केस में जो इक्विवेलेंट पावर है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में क्या अंतर आ जाएगा, तो वो देखिएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, कि अगर थिन लेंसेज बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे। पोर्शन मिटा रहा हूँ, हाँ जी बताइए। सर आपने जो टॉप राइट पे लिखा है कि आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, हाँ। वैसा कैसे होगा? क्या क्या सर आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे एक्ट कर रही है? कैसे एक्ट कर रहा है? देखो ऐसा है कि यहाँ पर ये जो लेंस L2 है ना, फॉर द लेंस L2, तो लेंस L2 में जो रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक कर रही है, तो वो रे ऑफ लाइट जब किसी लेंस पर आकर स्ट्राइक करती है तो वो ऑब्जेक्ट से ही तो आकर करती है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही होगी, ये तो ऐसे ऐसे पीछे चलता चला जाएगा, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर तो मीट करेगी नहीं। तो हम ये कहेंगे कि रियल में तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर नहीं रही है, लेकिन वर्चुअली मीट करवा दो इसको। तो आपने कहा कि अगर इस रे ऑफ लाइट को जो L2 पर आकर टकरा रही है, अगर इस रे ऑफ लाइट को मैं राइट साइड में एक्सटेंड कर दूं तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्ट्राइक कर जाएगी। तो हमने ये कहा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो आई डैश है, सॉरी, ये आई डैश वर्चुअली एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब नकली ऑब्जेक्ट। रे ऑफ लाइट क्यों आ रही है ऐसे, वो तो हमें पता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट से सीधी आने की बजाय थोड़ा टिल्ट हो गई है। टिल्ट क्यों हुई? इस लेंस की वजह से। तो अब जो ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट नहीं कर रही है इस तरफ, लेकिन इस तरफ करा तो हम कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये जो आई डैश है, ये आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, लेंस L2 के लिए। समझ गए? यस सर। क्लियर है? चलिए जी, बाकी बच्चों को भी सभी को क्लियर है? बताइए ये वाला जो फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट पावर, सो क्लियर है।
ठीक है, दृष्टि, ठीक है सर। ईशान, कनिष्का, मिलन, प्रिशा, Yes, उत्कर्ष, sir. सृष्टि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेरिवेशन देखना है। Thin lenses separated by a small distance. Thin lenses separated by a small distance. चलिए, तो अब आपको दो थिन लेंस लेने हैं और उनके बीच में एक डिस्टेंस रख लेना है। तो वो स्मॉल डिस्टेंस पर समझने के लिए हम थोड़ा बड़ा डिस्टेंस दिखा देंगे। अरे खेलने की मैं वही थिन ही बना देता हूँ। चलिए थिन बना देते हैं इसको, थोड़ा थिक बन गया था लेंस। ठीक है, चलिए जी, तो दो थिन लेंसेज बना दिए और हमने ये कहा कि ये वर्टिकली इसको ऐसे डिवाइड कर दो। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो इधर मैंने मार्क कर लिया O, ऑब्जेक्ट है। अब ये मत सोचना कि हवा में है ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट यानी कि वो टच कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया रहा है, हम फाइनाइट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इसको डाइवर्ज कर देगा कहाँ, अपने फोकस की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट। तो हमने क्या करा कि इसने इसको डाइवर्ज कर दिया ऐसे। ऐसे डाइवर्ज करा, इसका फोकस अब थिन लेंस है। एक चीज समझिएगा कि अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ, मैं एक थिक लेंस बना लेता हूँ, मान लीजिए ये थिक लेंस है, ठीक है, अच्छा खासा थिक है, दिखाई दे रहा है। उसका फोकस पास में, ठीक, इसका फोकस पास में होगा, क्योंकि इसका अगर आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो ये स्फीयर ऐसे बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, वहीं अगर हम थिन लेंस की बात करते हैं, ये हमारा थिन लेंस है, ठीक है, तो इसका अगर स्फीयर बनाते हैं तो इसका स्फीयर जो है वो काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है, थिन लेंस का। तो इसका फोकस जो है, थिन लेंस का फोकस हमेशा दूर होता है, तो इसका फोकस दूर है, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस था बीच में, देखने में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बनाने के लिए मैंने बनाया ताकि समझ में आ जाए, स्पेस लेकर चल रहा हूँ मैं बीच में। तो इसका जो फोकस है वो इसके भी इस तरफ लाई करेगा। वो कैसे? अगर ये लेंस बीच में ना आता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती। तो इसको आप बोलिएगा F, कैपिटल F बोलिएगा इसको, कैपिटल F, इसको कैपिटल F बोल दिया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इससे टकराने के बाद ये मुड़ गई, कन्वर्ज हो गई, ये कन्वर्ज होकर यहाँ पर मीट कर गई F डैश पर, ठीक है। चलिए जी,
तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये एफ डैश ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर रही है। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि इस वाले लेंस का फोकल लेंथ मान लीजिए एफ डैश है, अगर हम ये कह देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ना पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और एक्सटेंड करके ये देखेंगे कि इसके पैरेलल कहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे इसके पैरेलल ये यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर एक लेंथ बना लें, उसको बोल दीजिए डी, इसको बोल दो डी, जैसे डॉटेड लाइन बनाऊंगा मैं, इसको बोल दो डी और इसको बोल दो सी। ठीक है, मतलब वर्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वर्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। मैं आता हूँ अभी इस चीज पर। तो एफ हो गया और एफ डैश हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया डी, स्मॉल डी। और इस तरफ इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा ए, और इसको बोल दीजिए C1। C1 मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फर्स्ट लेंस। तो ये हो गया H यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, H1 बोलो, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो H1 होता है ना, H1। ये AC1 हो गया हमारा H1, और जो BC2 है इस पॉइंट को बोलिएगा B, और इस पॉइंट को बोलिएगा C2। ये जो BC2 है इसको बोल दीजिए आप H2, इसको बोल दीजिए H2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस बच्चे को भी ना समझ में आया हो अब वो समझिएगा। मैं इस BC2 को H2 बोल रहा हूँ। ये BC2 को H2 बोलने का मेरा पर्पस क्या है, आप ये देखो कि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर है, तो पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ पर टकरा के कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना भी ले लूँ, तो ये AC1 जो डिस्टेंस है ये भी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ही है। ठीक, तो ये H1 हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1। फिर मैं इसको H2 क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको H2 इस वजह से ले रहा हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना BC2, आप ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है BC2, तो इससे हुआ क्या, इससे ये देखने में लग रहा है कि भाई यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है ये कन्वर्ज करके एफ डैश पर मिल गई। तो दिमाग में एकदम ये आएगा, अरे ये भी तो पतला लेंस है, तो इसका भी तो फोकस दूर होना चाहिए, बहुत दूर लाई करना चाहिए इसका फोकस, ये इतनी नज़दीक कैसे आ गया। पैरेलल तो ये नहीं सुनो, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन का कमाल है। ये कॉम्बिनेशन का कमाल है कि आपने क्या करा, जब आपने लेंस कंबाइन करा तो लेंस कंबाइन करने पर इसने यहीं के यहीं इसको डाइवर्ज करके यहीं मिला दिया। ठीक है, हाँ तो सर, क्योंकि अगर वो पैरेलल जाएगी तभी तो उसके फोकस से जाएगी ना, पैरेलल थोड़ी बता आएगी। रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि वो रे ऑफ लाइट जो है वो BC के पैरेलल, BC के पैरेलल, मतलब आप ये समझिए, मैं उसको यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे काम की चीज़ नहीं है वो, कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना BC2, अगर BC2 के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप ये समझिए जाइएगा कि ये जो हाइट है ना ये H2, इट इज एक्टिंग लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ठीक है, और फिर इसने क्या करा कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो इसने इसको फटाफट यहाँ पर इस फोकस पर डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का फोकस बना है, इस लेंस का फोकस तो बहुत ही दूर होगा। ठीक है, वो हम जानते हैं, इंडिपेंडेंटली इस लेंस के फोकस की बात करें तो बहुत दूर होगा, और इसको मौका मिल गया इंडिपेंडेंटली एक्ट करने का, क्योंकि बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस ने इसको ये मौका दे दिया। तो ये जो BC2 है इसको मैंने H2 बोल दिया। ठीक, मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद आप देखिएगा, अब मैं ना यहाँ पर ये कहता हूँ कि जो हमने पावर ऑफ लेंस निकाला था, तो पावर ऑफ लेंस किस तरह से निकालते थे, हम ये देखते थे कि रे जो डेविएट कर रही है ना, जो रे डेविएट कर रही है वो एंगल कितना बना रही है।
तो आप ये देखो, ऑब्जेक्ट से जो ये रे आई है ये वैसे तो सीधी जाती, लेकिन डेविएट कितना एंगल कर गई, इतना। तो इस वाले को आप बोल दीजिएगा एंगल को डेल्टा 1। डेल्टा कैसे बनाते हैं, ये एस बनाकर और इसको यहाँ क्लोज कर दो, इसको डेल्टा बोल देते हैं। एंगल में डेल्टा यही सिंबल होता है। तो डेल्टा 1 ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो इसके पास जो रे आ रही है, ये फोकस से इस तरीके से जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये पीछे इस तरीके से एक्सटेंड हो रही होती, तो यहाँ से इस तरह से माना जा रहा है कि रे ऑफ लाइट इस तरह से आई होगी, और ये इसका अगर कोई लेंस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, लेकिन ये डेविएट इधर हो गई। तो ये कितना हो गया एंगल, ये हो गया डेल्टा 2। दोबारा समझिएगा कि अगर ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से सीधी आई है, इस तरह से सीधी आई है, तो अगर लेंस ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, ठीक है। लेकिन ये ऐसे डेविएट हो गई, तो रास्ता सीधा तो ये है और डेविएशन कितना है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कितना हो गया, डेल्टा 2। मेरी बात सबको क्लियर है? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब ये जो आपने एक्सटेंड करा है पीछे, ये क्या है, ये तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो हम बताते हैं। ये पूरा का पूरा लेंस का कॉम्बिनेशन है। हमने ये कहा कि फाइनली जो रे ऑफ लाइट जो डाइवर्ज हुई, वो डाइवर्ज होकर फाइनली यहाँ आ गई, सॉरी कन्वर्ज होकर यहाँ आ गई एफ डैश पर, ठीक है। ये एफ डैश पर आ गई, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा आप पीछे खींचिए। ये तो हो गया फाइनल का। फिर इनिशियल की बात करते हैं कि नहीं भाई ये इनिशियल रे ऑफ लाइट है, इनिशियल रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो फाइनली जो इमेज बनी वो यहाँ पर बनी, और इनिशियल रे ये थी, तो इनिशियल रे ये हो गई और फाइनल डाइवर्जेंस ये हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, डेल्टा। ये वाला एंगल डेल्टा हो गया। ये हो गया पूरे एंटायर लेंस कॉम्बिनेशन के लिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। मैं अगर पहले लेंस की बात करता हूँ तो रे ऑफ लाइट ये है, तो रे ऑफ लाइट ये सीधी चली जाती, डेविएशन कितना हुआ, इतना, तो ये डेल्टा 1 हो गया। मैं दूसरे लेंस की बात करता हूँ तो रे ऑफ लाइट ये वाली टकरा रही है दूसरे लेंस पर, तो ये कायदे से अगर देखा जाए तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती डॉट 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 ऐसे यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये डेविएट इधर हो गई, तो ये एंगल बन गया डेल्टा 2। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब फाइनल रे तो बेटा ये है बी एफ डैश, इनिशियल रे ये है ओ ए, तो ओ ए को आगे एक्सटेंड करो, और जो फाइनल रे बी एफ डैश है इसको पीछे एक्सटेंड करो, तो दोनों में जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो है ये एंटायर लेंस कॉम्बिनेशन का एंगल है। अगर ये तीनों एंगल समझ में आ गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे हो जाएगा ये। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। बताइए भाई बाकी बच्चे, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप इसमें नोट करेंगे कि रे ओ ए इज रिफ्रैक्टेड अलोंग ए एफ। पहला पॉइंट लिखें, रे ओ ए इज refracted along ray OA is refracted along AF. The deviation produced by L1 is comma the deviation produced by L1 is, तो लेंस 1 जो है इसको लेंस 1 में लिखना भूल गया, लिख लो आप L1 और L2। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय L1 इज tan डेल्टा 1। एक लाइन बनाए, इक्वल टू का साइन ऐसे बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये वाला साइन। तो tan डेल्टा 1 किसके बराबर हो जाएगा? tan डेल्टा 1 हो जाएगा हमारा H1 अपॉन F1 के बराबर। H1 अपॉन F1। अभी H1 अपॉन F1 कैसे हुआ? आप ये देखिए, ये डेल्टा 1 है ना, तो इस वाली ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो रे डॉटेड रे जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसको इस तरीके से अगर खींच दिया तो बेटा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया ना, ये डेल्टा 1 ही तो होगा। और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये पहले वाले लेंस का फोकस है F। बताया था ना, पहले वाला थिन लेंस का फोकस दूर होगा,
तो ये F1 हो गया। तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हाइट कितनी है H1, ये डेल्टा 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AC1 अपॉन FC1। कौन सा ट्रायंगल देखें? ट्राइंगल बेटा AC1 और F, AC1 और F। तो एंगल क्या है, मतलब यहाँ से tan अगर इसका निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC1 अपॉन FC1। तो AC1 कितना है H1 और FC1 कितना है F1। तो tan डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो गया H1 अपॉन F1। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे की, डेल्टा 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सिमिलरली द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड लेंस L2 विल बी। सर आपने अप्रोक्सीमेशन का साइन क्यों लगाया है? अप्रोक्सीमेशन का साइन इस वजह से लगाया है कि थोड़ा बहुत ना, क्योंकि लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा बहुत जो है मतलब जो पाथ है वो इतना स्ट्रेट ना होकर थोड़ा बहुत डेविएट कर सकता है, इस वजह से है एग्जैक्टली इक्वली। अगर मैथमेटिकली देखें ना तो इक्वल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ना वो नहीं देखा कि बीच में जो है जो ये हमारा मीडियम है एयर जो है, इसमें हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली डेविएशन हो सकता है। इस वजह से अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया, वैसे इक्वल ही है, बिल्कुल मैथमेटिकली इक्वल है। उसके बाद आप ये देखें कि फिर मैं कहूँगा सिमिलरली फॉर लेंस L2 सिमिलरली फॉर लेंस L2, जब हम लेंस L2 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर आप ये देखो कि ये वाला एंगल हमारा डेल्टा 2 है। तो जब ये वाला एंगल डेल्टा 2 है तो फिर यहाँ से हमको निकलना है tan डेल्टा 2। अच्छा एक मिनट, इसको आप सही कर लीजिए, मैंने ना गलत लिख दिया। tan डेल्टा 1 जो है, tan डेल्टा 1 तो इज इक्वल टू लिखेंगे, आपको लिखना है डेल्टा 1 इज इक्विवेलेंट, क्योंकि एंगल छोटा है ना। ये मैंने इक्विवेलेंट का साइन जो यहाँ लगाया था गलत लगाया था, इसको बेटा यहाँ लगा दीजिए ऐसे, क्योंकि एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो वो अपने tan के बराबर होगा। तो वही काम लेंस L2 के लिए करना है। लेंस L2 के लिए आप ये देखें कि ये वाला एंगल डेल्टा 2 हो गया, तो इसको हम ये बोलेंगे सर ये मेरे को समझ नहीं आया। ये वाला, हाँ ये वाला है, लिख दीजिए यहाँ सिंस डेल्टा 1 इज वेरी स्मॉल, सिंस डेल्टा 1 इज वेरी स्मॉल therefore delta 1 is approximately equal to tan delta 1। समझिए ना, एंगल जो है बहुत छोटा होगा, क्योंकि थिन लेंसेज हैं तो इनका डेविएशन जो है वो छोटा छोटा होगा। ये डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 है हमारा tan डेल्टा 2 के लिए डेल्टा 2 is equivalent to tan डेल्टा 2। ये हो गया H2 अपॉन F2। H2 अपॉन F2 ये किस तरीके से लिया हमने H2 अपॉन F2, ये देखने वाली चीज़ है भाई। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में ये बन रहा है एंगल डेल्टा 2, वर्टिकली अपोज। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी डेल्टा 2 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये डेल्टा 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से H2 अपॉन F2 ये जो लाइन है
ये जो BC के पैरेलल आ रही है, तो इस लाइन में क्या है कि ये वाली लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो एंगल एक तो डेल्टा टू अपने आप में इतना छोटा है और इस पैरेलल लाइन में और इसमें इतना कम अंतर है कि इस पूरे एंगल को अगर डेल्टा टू मान लिया जाए तो ये वाला एंगल भी आपका डेल्टा टू बन जाएगा। corresponding नहीं, ये इस तरफ हो गया ट्रांसवर्सल के और ये इस तरफ हो गया, तो ये आपका बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके, ठीक है। सर corresponding एंगल से होगा, बेटा कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हुआ? सर सीधा सीधा देखो ना। पैरेलल है ना तो हाँ एक ही लाइन में था वो एंगल। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, ये वाला ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ये वाला सर क्योंकि वो भी कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा होगा शायद। कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सर कहेंगे, एक चीज पूछनी है हाँ बताओ। सर, जो डेल्टा है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, हम्म, वो भी तो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जहाँ पर आपने डेल्टा टू लिखा है उसके बराबर हो सकता है। हाँ अप्रॉक्सीमेटली तो कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। वो थोड़ा बहुत अंतर ही करके हमने ये कह दिया कि भाई ये वाला तो डेल्टा टू इस वाले डेल्टा टू के इक्वल हो गया। हाँ। अब इन दोनों में एक गैप रहेगा और वो गैप जो है वो इस डी पर डिपेंड करेगा, अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डेल्टा टू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan डेल्टा टू, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये H2/F2 हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि F2 इफ f इज द फोकल लेंथ, हाँ F2 क्या है सर? f2 ये वाला हो गया डिस्टेंस, अच्छा, हाँ ये वाला f डैश में। तो अब आप ये कहें इफ स्मॉल f इज द focal length, if small f is the focal length of lens combination if small f is the focal length of lens combination, then delta is equal to h1/f. Delta is equal to h1/f. Reason में लिख देना, since delta is also very small, so delta is equivalent to tan delta. क्योंकि जो डेल्टा है, डेल्टा भी बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा जो है वो आपका tan डेल्टा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। वैसे तो tan डेल्टा होना चाहिए था, तो tan डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू h1/f। फिर आप ये कहें कि यहाँ से डेल्टा अगर असल में देखा जाए तो डेल्टा टू सिर्फ इतना सा है, ठीक है, और डेल्टा वन इतना सा है। तो अगर मैं डी ए बी इस ट्राइंगल की बात करूं, आप लिखें इन ट्राइंगल डी ए बी, सर वो H2/F होना चाहिए ना? नहीं बेटा नहीं, इफ f इज द फोकल लेंथ, जब मैं पूरे लेंस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं ये देखूंगा ही नहीं कि H2 या बीच की कहानी क्या है। फिर तो मुझे ये देखना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और फाइनल जो पूरा लेंस कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ कितना है, फिर तो हम उसको देखेंगे, ठीक। तो अब मैं अगर ट्राइंगल DAB की बात कर रहा हूँ, तो देखिए ऑनलाइन वालों को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में। मैं थोड़ा सा ना जूम करता हूँ, अब शायद दिख जाए थोड़ा बहुत। देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ADB की बात करूँ, तो बेटा ये वाला एंगल डेल्टा वन है, ये वाला एंगल डेल्टा टू है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये हो गई हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिख देंगे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये करने के बाद में फिर आप यहाँ पर, मैं जूम आउट कर दूँ, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है।
तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब आप ये देखिएगा कि हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है बेटा, h1 अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा वन की वैल्यू क्या है, h1 अपॉन f1, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या है, h2 अपॉन f2। तो h1 अपॉन f इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। ठीक है, फिर आप ये कहेंगे यहाँ पर कि जो ट्राइंगल AC1F है, AC1 और F, यहाँ सीधा लिखिए, सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। सिंस ट्राइंगल AC1F इज सिमिलर टू, दूसरा ट्राइंगल आप लेंगे BC2F, BC2F, ट्राइंगल BC2F, और वैसे ही देख लो, देखो भाई AC1F में ये 90 डिग्री, BC2F में ये 90 डिग्री, ठीक है, और फिर ये जो F वाला एंगल है ये कॉमन आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे दोनों डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम इसमें इसका ये वाला रेशो लेके, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है AC1 और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है BC2, तो AC1 अपॉन BC2 इज इक्वल टू इसका आपका जो है C1, हाँ, फिर आप ये वाला लीजिए C1F अपॉन C2F, C1F अपॉन C2F, और जो जो इनकी वैल्यूज हैं, तीसरा भी होगा AF इज इक्वल टू BF, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये करने के बाद में फिर आप इनकी ना वैल्यूज डाल देंगे सीधा सीधा। तो AC1 क्या है, AC1 है H1, और BC2 क्या है, BC2 है H2, फिर C1F क्या है, C1 से लेकर F तक का डिस्टेंस, C1F क्या है F1, और जो C2F है, C2F को क्या बोलेंगे, सुनिए, ये जो C2F है इसको क्या बोलेंगे, F1 में से D सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो C2F बचेगा, तो इसको लिख दीजिए F1 माइनस D। भाई C2F डैश अगर होता हमारे पास, ठीक, अगर C2F डैश होता तो फिर मैं उसमें क्या करता, भाई उसको तो मैं बोल देता सीधा सीधा F2, लेकिन वो बोल रहे हैं कि C2F बताओ यहाँ से यहाँ तक का, तो F1, ये पूरा F1 है, इसमें से D तक का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये पूरा हमारा F1 माइनस D बचा। अब आप क्या करें, यहाँ से H2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इट इम्प्लाइज दैट H2 इंटू F1, H2 की वैल्यू मैं H1 की टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये H2 मुझे परेशान कर रहा है, तो उसमें उसकी वैल्यू डाल दूंगा, बाकी H1 कॉमन लेकर कट जाएगा, तो H2 F1 क्या हो गया, H1 इंटू F1 माइनस D, इट इम्प्लाइज दैट H2 इज इक्वल टू H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1, ठीक है, 1 2, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ ये कहिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, और ये लिखना कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो H1 अपॉन F इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 की जगह ये डालिए वैल्यू H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1, और नीचे F2 है ये हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा H1 ये कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, H1 अपॉन F इज इक्वल टू, इधर H1 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 F2, ये हो गया, H1 से H1 आपने काट दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है मुझे, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, चलो अब देखना 1 अपॉन F इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन F क्या हो गया, ये इसी फॉर्मूले से तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, और 1 अपॉन F को ही क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 F2 है ना,
तो F1 अपॉन F1 F2 हो गया और माइनस D अपॉन F1 F2 हो गया। F1 से F1 कट गया तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2। इसको एक बॉक्स में एनक्लोज करिए तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस तरह से निकालेंगे आप, ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब ये जो 1 अपॉन एफ है, इस 1 अपॉन एफ को ही हम क्या बोलते हैं, इस 1 अपॉन एफ को ही तो हम पावर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एंड it can also be written as, it can also be written as, जैसे 1 अपॉन एफ है, 1 अपॉन एफ को अभी 1 अपॉन एफ ही रहने दो, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ टू, और सॉरी प्लस 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस ये हो गया डी, और इसको बोलो 1 अपॉन एफ वन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एफ टू। तो 1 अपॉन एफ क्या हो गया P, 1 अपॉन एफ वन क्या हो गया P1, 1 अपॉन एफ टू हो गया P2 माइनस डी, और P1 इंटू P2, P1 इंटू P2। तो ये किसके लिए हो गया, इक्विवेलेंट पावर के लिए। ये इक्विवेलेंट पावर के लिए हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन खत्म होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। फिर हाँ जी बताइए। सर अगर हम दोनों लेंसेज को बहुत ज़्यादा पास रखेंगे, मतलब D ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो फिर अगर दोनों लेंसेज को बहुत ज़्यादा पास रखेंगे तो इससे पहले वाला डेरिवेशन जो था, जब D 0 था ना, तो उस केस में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, उसमें ये वाला टर्म आएगा ही नहीं। ऐसे ही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में ये वाला टर्म नहीं आएगा, जैसा इससे पहले वाले डेरिवेशन में करवाया था ठीक है फिर। है ना। ये वाली डेरिवेशन प्रीवियस ईयर में आई है, आई है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये वाली। थोड़ा सा हाँ है, और बस एक और है आपका इसमें, लेकिन उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो वाला आसान है जो प्रिज्म वाला है। डेविएशन थ्रू प्रिज्म, ये वाला एक टॉपिक ये बचा हुआ है हमारा, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये हमारे लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। तो 3 टॉपिक समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारा वेडनेसडे आ रहा है, मैं वेडनेसडे तक इसको फिनिश कर दूँ। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो आप कहेंगे वेव ऑप्टिक्स ही कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ वेव ऑप्टिक्स ही कर लेंगे, तो कायदे से एक फ्लो नहीं चलेगा। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही, और कल की छुट्टी रहेगी, और मंडे को मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि किस टाइम एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you. ओके ओके। सर स्कूल में तो रे ऑप्टिक्स एक वीक में करवा देते हैं, जैसे 5 इसमें स्कूल में हाँ रे ऑप्टिक्स बहुत जल्दी करवा देता है, ऐसा लाइक कुछ है ही नहीं इसमें। स्कूल में आप पता नहीं क्या नोट्स वगैरह देते हैं, मतलब सर नोट्स मैंने सर नोट भेजे हैं, मेरे ख्याल से 10-15 पेजेस हैं, और लिख रखे हैं कैसे प्रॉपर डेरिवेशन